ये संयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ कई मंचों पे वशिष्ठ नारायण सिंह नजर आए। कर्पूरी 24 तारीख को कर्पूरी जयंती के दिन भी आपने देखा होगा और किसी से उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन वशिष्ठ बाबू से बातचीत किया। इससे पहले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी या उसमें भी आपने देखा कि वो संजय सिंह के यहाँ आवास पर पहुंचे हुए थे, वहाँ भी उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह से विशेष इंटरेक्ट किया। तो ये सभी बातें घुमा फिरा करके इस बात जगह पहुंच रही हैं। और मैं कई जदयू के नेताओं को जानता हूं जो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि हो गया, बहुत हो गया, वक्त की पुकार है, वक्त का डिमांड है, जदयू को बचा लीजिए, पार्टी को बचा लीजिए और बिहार को बचा लीजिए, निशांत को सामने लाइए। क्या है, इस खबर को लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि हम बार बार ये बता रहे थे कि मार्च तक का लोग पहुंच गए हैं, हम अप्रैल में थे, अप्रैल से लोग एक महीना बिफोर मार्च में पहुंचे हैं। और हम ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से कल अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनको सारा कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम थे, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कटते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, पब्लिक से या बयानों से कटते जा रहे हैं, बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मीडिया फ्रेंडली हो और उसे बचने की सलाह दी जाए तो निश्चित रूप से कुछ तो बात जरूर होगी ना। दूसरा, बार बार उनका तबीयत खराब हो जा रहा है। छोटे छोटे लोगों का भी आपने देखा होगा मेडिकल बुलेटिन जारी होता है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बिहार सरकार को चाहिए कि नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी करें उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर के, क्योंकि 14 करोड़ बिहार के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। आस्था इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछले 20 साल से उन्होंने एक ही व्यक्ति को देखा है और वो है नीतीश कुमार। अब सरकार ही कह रही है एक तरह से, वो बनाती सरकार है, पढ़ते राज्यपाल है। ये सारी बातें मैं मान लेता हूं, लेकिन ये उस तरह के राज्यपाल हैं क्या? आपने प्रोटोकॉल उनको फॉलो करते देखा है क्या? आने के बाद वो किसके यहाँ कब चले जाएंगे, ये तो बात है। वो थोड़ा सा काम करने का उनका, देखिए हर किसी की शैली अपनी अलग होती है, लेकिन मैंने उस खबर में ये बात लिखा है कि जैसे ही राज्यपाल का ये भाषण शुरू हुआ, ये उन्होंने बताया, वैसे ही सबसे ज्यादा अगर खुश कोई होगी तो भाजपा होगी। क्योंकि ये भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के राज्यपाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार हम देंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ही उन्होंने कहा है, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इस लोगों का धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ने का कार्यक्रम चालू है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज, हालांकि नाराजगी तो उनकी तेजस्वी यादव से भी थी, लेकिन 2024 में उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और तेजस्वी यादव जिस कारण से वो निकले थे, नाराज थे, वो बात कह दी। तो बार बार मंच से वो ये बात कहते भी हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री और खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें उनकी चल रही है। वो जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये भी आगे आने वाले चुनाव में फायदेमंद हो सकता है। ये सभी परिस्थितियां, आपको याद होगा कि मैंने बताया था, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा गरम में। जी हां, आज के चर्चा गरम का यह आखिरी एपिसोड है। जी हां, सुबह सुबह जो चर्चा गरम हम लेकर आते हैं वो आपको अब सुबह के बजाय दिन में या फिर रात में किसी समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि चर्चा गरम के समय पर अब भारत लाइव एक नया विश्लेषण का कार्यक्रम लेकर आ रहा है, महाभारत 2025। तो चर्चा गरम का ये लास्ट एपिसोड है और काफी खास भी होने वाला है ये एपिसोड। बाकी कल से आपको इसी समय पर महाभारत 2025 देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम विधानसभा वाइज विश्लेषण होंगे। विधानसभा में क्या कुछ रणनीति होने वाली है, क्या जाति समीकरण है, पिछली बार जो चुनाव हुए हैं क्या क्या कुछ हुए हैं और अब की जो समीकरण है वो क्या कुछ है, उन सब के बारे में पूरा विस्तृत विश्लेषण हम बाबा के माध्यम से विधानसभा वाइज करेंगे। उस पूरे कार्यक्रम का नाम है महाभारत 2025। आपसे आग्रह है कि जरूर इस कार्यक्रम को देखें, ये कल से लॉन्च होने जा रहा है। फिलहाल
आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, चर्चा गरम में हम बिहार के पॉलिटिकल खेमे में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते कि भारत लाइव की एक और बहुत बड़ी खबर पर मुहर लगने जा रहा है, मुहर लग सकता है। और ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें प्रसिद्ध जो मीडिया संस्थान है इंडियन एक्सप्रेस, उसके हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सबसे पहले भारत लाइव ने, हमारे संपादक ने, डॉक्टर नमन मिश्रा ने जो बातें कही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र के राजनीति में आने को लेकर, अब वह सीधे सीधे चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक खबर लिखा है कि होली के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, बीते 17 जनवरी को मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर स्थित एक गांव में पहुंचे थे। वहां उनके पिता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, वो पहली बार कैमरे पर आकर राजनीतिक बयानबाजी की थी उन्होंने। हालांकि कैमरे पर तो वो पहले भी आए हैं, खुद मैंने ही उनका एक इंटरव्यू बाइट के रूप में किया है। बाकी जब 17 जनवरी को वो कैमरे पर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने काफी अच्छा काम किया है और बिहार की जनता से उन्होंने अपील किया कि उनको वोट दे, उनकी पार्टी को वोट दे, उनको जिताएं। अब इस पूरे बयानबाजी को सीधे सीधे वो पूरे बिहार की मीडिया के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत तह तक जाकर उसका अध्ययन किया है और यही बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार की राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि इससे बहुत पहले हमारे संपादक ने यह बता दिया था कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का राजनीति में आना अत्यधिक आवश्यक है और इसकी पुष्टि भी कई जदयू नेता भी कर चुके हैं। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, जिस प्रकार भारत लाइव के एक और बड़ी खबर पर मुहर लग रहा है, अब उस ओर अग्रसर हो रही है बिहार की राजनीति, आपको क्या लगता है कि निशांत कब तक बिहार की राजनीति में उनका पदार्पण हो सकता है? आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स बताई, बहुत सारे मीडिया के खबरों का आपने बताया, उसको कंपाइल करके आपने बताया कि जिस तरह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये तो हमारे चैनल पे आकर के जब प्रशांत ने ये बात 11 जनवरी को कहा तो ये बात पक्का हो गया, वशिष्ठ नारायण के पुत्र जो हैं वो पक्का हो गया कि उसके बाद से प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू होगी और इस पर अब विशेष जो टिप्पणी है वो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत कोई आम व्यक्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं उनके पुत्र हैं और पिछले 22 साल से उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। पिछले 22-23 सालों से वो लगातार अपने पिताजी के साथ राजनीति के पैंतरे सीख रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको ये बात पता है कि वो जो बात कह रहे हैं उस बात को कहने के पीछे का असर क्या होगा और जो कह रहे हैं उस बात पर कितना वो खरा उतर सकते हैं, क्योंकि आगे उनको राजनीति करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और शुरुआत में ही कोई ऐसा फॉल्स गोल नहीं कर सकता है जिसको चुकाने में पूरा 90 मिनट का खेल खत्म हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सीधी सी बात है कि इसकी चर्चा आपको याद होगा सागर, आपने अभी बताया भी कि जब आप निशांत की जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने उस समय राजनीतिक जब चर्चा आपने की तो उन्होंने उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि वो आध्यात्म की तरह जुड़े हुए हैं, गाना बजाना उनको अच्छा लगता है, भजन कीर्तन उनको अच्छा लगता है। ये बातें हमने सुनी जरूर थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। और मैंने एक और बात बोली थी सागर, आपको याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा, जैसे ही हम ये खबर करेंगे उस खबर के बाद मीडिया जगत में एक बड़ा उफान आएगा और वो आना शुरू हो चुका है। हर बड़े पत्रकारों का आप सुन रहे होंगे, उनके मुंह से बार बार ये निकल रहा है कि नीतीश के पुत्र निशांत आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे संपादक ने बोला बिल्कुल, उससे उस सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने एक और बात कही थी, कई मीडिया चैनल से अखबार ये बता रहे हैं कि वो उनका मार्च में आगमन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि दही चूड़ा खा करके तो ढेर राजनीति हुआ, अब सतुआ खा करके होगा, यानी कि अप्रैल 14 अप्रैल को सतुआनी होता है, 14 या 15 अप्रैल को। इस बार अभी तक मैंने देखा नहीं है पंचांग की कब है, लेकिन 14 या 15 अप्रैल को जब सतुआनी खत्म हो जाए, यानी ओरिजिनल खरमास खत्म होगा,
उस खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि आज जो हम खबर लेकर के आए, इस खबर को लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि हम बार बार ये बता रहे थे कि मार्च तक का लोग पहुंच गए हैं। हम अप्रैल में थे, अप्रैल से लोग 1 महीना बिफोर मार्च में पहुंचे हैं। और हम ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से कल अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और उनको सारा कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम थे, उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कटते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, पब्लिक से, या बयानों से कटते जा रहे हैं, बिल्कुल बचते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मीडिया फ्रेंडली हो और उसे बचने की सलाह दी जाए तो निश्चित रूप से कुछ तो बात जरूर होगी ना। दूसरा, बार बार उनका तबीयत खराब हो जा रहा है। छोटे छोटे लोगों का भी आपने देखा होगा मेडिकल बुलेटिन जारी होता है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि बिहार सरकार को चाहिए कि नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर के, क्योंकि 14 करोड़ बिहार के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। आस्था इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछले 20 साल से उन्होंने एक ही व्यक्ति को देखा है और वो है नीतीश कुमार। हमारे साथ बाबा फील्ड में कई रिपोर्टर हैं जो न्यू हैं, यंग एज में पत्रकारिता उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम जब से आँख खुला है तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी मैंने यूज टू हो गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री का नाम आंख बंद करके नींद में भी आएगा तो नीतीश कुमार का नाम ही आता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाना, उनका कार्यक्रम का कैंसिल कर देना, ये 2 बातें कह रही हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार पर जो दबाव बन रहा है उनकी पार्टी की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निशांत को आप ले आइए, उसके लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई हो तो उस बीच में सुगबुगाहट तेज हुई है और ये सुगबुगाहट आज कल परसों में कोई बड़ा फैसला लेके आ सकती है। जो मुझे लग रहा है, मेरा इंस्टिंक्ट जो कह रहा है कि नीतीश कुमार पर लगातार प्रगति यात्रा पर थे और आपने देखा होगा कितना करेजियस है नीतीश कुमार। इस बात से आपको मैंने इत्तेफाक रखना होगा कि नीतीश कुमार जैसी हिम्मत कई लोग नहीं कर सकते हैं। मैंने तेजस्वी यादव को देखा है कि वो पीठ में दर्द था, तबीयत खराब थी, फिर भी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। 2 लोग 3 लोग लगे हुए थे, तो वो एक चुनाव प्रचार था जहां आपको होना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर यदि धुंध है, हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा है, तो वो बाई रोड जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और हर योजना, हर रणनीति को वो अपने से देखते हैं, समझते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। अचानक से नीतीश कुमार का ये सारा कार्यक्रम कैंसिल हो जाना, इसके पीछे का कारण एक तो उनका तबीयत, जिसके बारे में छन के खबरें आ रही हैं, स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि क्या हुआ है। हालांकि खबरें छन के आई हैं कि उनको थोड़ा सा फीवर जैसा महसूस कर रहे हैं, सर्दी खांसी वगैरह है, तो खैर ये हम मान सकते हैं। लेकिन सुबह जिस तरह से वो फिट नजर आ रहे थे, अचानक से इस तरह का तबीयत खराब होना भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, संशय पैदा करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने सुबह कल खबर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि गांधी मैदान में जैसे ही हमारे नए राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन के बाद जब अपना अभिभाषण दिया, उसमें उन्होंने सरकार की नीतियों को, बहुत सारी बातों को बताया। लेकिन 2 बातें उन्होंने जो कही ना, वो बात ठक से नीतीश कुमार को लगा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो किसी को अधिकार नहीं देते हैं। नीतीश कुमार के राज्य में नौकरी कौन देगा, बाकी कौन हो करेगा। नीतीश कुमार जब पता चल गया कि तेजस्वी यादव नौकरी का श्रेय ले रहे हैं, तो सेकंड भी लगा क्या उनको अलग होने में उनसे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि श्रेय तो नीतीश कुमार का, अगर ताली नीतीश कुमार को तो गाली नीतीश कुमार को, तो ताली नीतीश कुमार को। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार अपना हाथ और पीठ दोनों लेकर के खड़ा रहते हैं। ऐसी स्थिति में आरिफ मोहम्मद खान ने जैसे ही 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार की बात की, वैसे ही नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए थे। मैंने सुबह ये बात कहा था और मैंने उस समय ही कहा था, अगर आपको नहीं लगता हो तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर देख लीजिएगा। मैंने तो खबर देखा है आपने। मेरा एक सवाल यह था कि जो राज्यपाल अभिभाषण करते हैं 26 जनवरी के दिन, वो तो सरकार का ही मसौदा रहता है, मतलब सरकार ही कह रही है एक तरह से, वो बनाती सरकार है, पढ़ते राज्यपाल है। ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये उस तरह के राज्यपाल हैं क्या? आपने प्रोटोकॉल उनको फॉलो करते देखा है क्या? आने के बाद वो किसके यहाँ कब चले जाएंगे, ये तो बात है।
वो थोड़ा सा काम करने का उनका, देखिए हर किसी की शैली अपनी अलग होती है, लेकिन मैंने उस खबर में ये बात लिखा है कि जैसे ही राज्यपाल का ये भाषण शुरू हुआ, ये उन्होंने बताया, वैसे ही सबसे ज्यादा अगर खुश कोई होगी तो भाजपा होगी, क्योंकि ये भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के राज्यपाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार हम देंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ही उन्होंने कहा है, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इस बात को कौन बताएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? बिल्कुल। ये सारी चीजें, मुख्यमंत्री वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है और जिस तरह से अमित शाह ने कहा है, जिनके फैसले भारतीय जनता पार्टी में समझिए कि बने ब्रह्म, क्या बोलते हैं उसको, न्याय दंड की तरह होता है जिसको मानना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए तो मुश्किल जरूर होगा ना। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब होना भी एक तरह से सबके लिए तकलीफदायक तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से एक अवसर भी है जब निशांत को सामने ला करके और नीतीश कुमार के कार्यों को समझाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि उनको कोच लगाए हुए हैं, कोच तो लगे जो कोचिंग उनको दे रहे हैं कि राजनीति में कैसे बयान देते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से सारी सब चीज करते हैं, और पढ़े लिखे बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने शब्दों को भी बड़ा ही सौम्य ढंग से रखते हैं वो। इन सारी चीजों को इंजीनियरिंग उन्होंने की है। तो ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जो कोच रहे हैं उनके बारे में है कि वो IAS रहे हैं, मैंने वही थोड़े हैं, कई लोग कोचिंग दे रहे हैं, वो तो नाम उनका है ना। आपने इधर देखा होगा, मनीष वर्मा का नाम सुने हैं क्या इधर बीच में कुछ दिन में, 2 महीना में? तो हमको नहीं लगता है कि मनीष वर्मा का नाम आपने सुना होगा। कल एक कार्यक्रम में थे, ठीक है, वो कार्यक्रम में थे, लेकिन आपने जिस तरह से नाम 2 महीना पहले सुनते थे वैसे सुने हैं क्या? बस कोचिंग देना उनको जिस काम में लगाया हुआ वो अपने काम में एकदम द्रुत गति से चल रहे हैं। इसके साथ साथ और कई लोग हैं जो इस तरह की कोचिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं, खैर वो अलग बात है। लेकिन अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है वो साफ साफ बता रही है कि नीतीश कुमार को अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी कुर्सी लेगेसी को संभाल सके, उनके लेगेसी को संभाल। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के मुकेश सहनी से लेकर के जीतन राम मांझी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, या जिसका भी नाम आप ले लीजिए, ये सभी लोग अब एक ही दिशा में सोच रहे हैं, और वो है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे। बिल्कुल। रात में जीतन राम मांझी मिलने जाते हैं, आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी मिलने गए थे तो वहां हो रहा झोलने गए थे? कहा और उनको सबसे बढ़िया वाला कुर्सी पे बैठाया गया था। अरे हो रहा झोलने तो नहीं ना गए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि यही कुर्सी है ना जिस पर आपको बैठाए थे, अब इसी कुर्सी पर मेरे बेटा को बैठाना है, आप तैयार हैं, मेरे साथ रहिएगा। उनको भी लग रहा है कि आगे चल करके अगर इनके बेटा को बना दिए तो हमारे बेटा का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की बात मैं कर रहा हूं, आप एक बात नोट कीजिएगा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और आने वाले समय में ये बातें भी सही हो सकती हैं। मैं सख्ती इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक उधर से कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मुझे नहीं आया है जी। लेकिन मुकेश सहनी पर भी नीतीश कुमार के लोगों का धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ने का कार्यक्रम चालू है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज, हालांकि नाराजगी तो उनकी तेजस्वी यादव से भी थी, लेकिन 2024 में उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और तेजस्वी यादव जिस कारण से वो निकले थे, नाराज थे, वो बात कह दी, तो बार बार मंच से वो ये बात कहते भी हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री और खुद उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें उनकी चल रही है, वो जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये भी आगे आने वाले चुनाव में फायदेमंद हो सकता है। ये सभी परिस्थितियां, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि गैर भाजपा और गैर राजद, नीतीश कुमार के मन में ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, यानी अल्पसंख्यक समाज जी, या और भी ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, 2005 से पहले के सरकार की बात करना चाहते हैं या उसको जानते हैं, वैसे लोगों से दूर रह करके नीतीश कुमार यदि तीसरा कोई विकल्प तैयार कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में आपको याद होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में किसी भी तरह से नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करने नहीं जाने जा रहे हैं,
जिस तरह से आप देखे होंगे कि डिस्टर्ब तो ये दोनों भी नहीं करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो उसकाते हैं ना, आंच बढ़ा देते हैं, तो ताव बढ़ जाता है तो रोटी जल जाती है। तो नीतीश कुमार को बेचैनी होने लगती है। अब नीतीश कुमार को एक नए विकल्प की तलाश है, क्योंकि आगे अगर निशांत को सामने लेकर के आते हैं तो निशांत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक नए विकल्प की तलाश करनी होगी। और नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका जो 15% वोटर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर नीतीश कुमार का कोई अपना इस वोट बैंक का रखवाला हो जाए, क्योंकि एक बात तो आपने घर में भी देखा होगा कि आप कोई घर बनाते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई मकान लेते हैं, और आपका आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन सब चीज़ों को समेट करके सहेज करके रखे, तो आप निश्चिंत होते हैं और निश्चिंत होकर के आप अपना हर बात चाहता है कि मतलब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से 11 जनवरी को भारत लाइव के यानी पंचनामा के इसी मंच पे जो बात पूरी तरह से स्थापित हुई थी कि निशांत आएंगे, प्रशांत ने जो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं उन्होंने इस बात को कहा था, और उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि विदाउट नीतीश जदयू इज जीरो, शून्य। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, और इधर आपने देखा होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार कई मौकों पर, ये संयोग भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है, नीतीश कुमार के साथ कई मंचों पे वशिष्ठ नारायण सिंह नजर आए। कर्पूरी 24 तारीख को कर्पूरी जयंती के दिन भी आपने देखा होगा और किसी से उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन वशिष्ठ बाबू से बातचीत किया। इससे पहले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी, उसमें भी आपने देखा कि वो संजय सिंह के यहाँ आवास पर पहुंचे हुए थे, वहाँ भी उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह से विशेष इंटरेक्ट किया। तो ये सभी बातें घुमा फिरा करके इस बात जगह पहुंच रही हैं, और मैं कई जदयू के नेताओं को जानता हूं जो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर कि हो गया, बहुत हो गया, वक्त की पुकार है, वक्त का डिमांड है, जदयू को बचा लीजिए, पार्टी को बचा लीजिए और बिहार को बचा लीजिए, निशांत को सामने लाइए। तो अब निश्चित रूप से निशांत पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि राजनीतिक बयान देकर के उन्होंने अपनी मंशा भी एक तरह से समझिए तो क्लियर कर। बाबा एक तरह का क्या इसे मजबूरी भी माना जाए, और फिर मजबूरी अगर है तो फिर वो फिर परिवारवाद और जो समाजवाद, बड़े समाजवादी नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पहचान है, उसका क्या होगा? देखिए, जोड़ घटाओ गुना भाग जब आप सीख लेते हैं ना, तो लघुत्तम महत्तम भी आपको सीखना पड़ता है, और लघुत्तम महत्तम भी भाग और गुणा के जैसा ही होता है कुछ, लेकिन उसका क्वालिटी कुछ अलग होता है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती नज़र आती हैं, नीतीश कुमार जब बिहार को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने, अपनी पार्टी को बचाने के लिए इधर से उधर पाला बदल सकते हैं, ये भी तो आइडियोलॉजी का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से अपने वक्त की पुकार के हिसाब से और लोगों के डिमांड के हिसाब से नीतीश कुमार हो सकता है कि मजबूर होकर के निशांत को हाँ बोल दें, पीठ पर हाथ रख दें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप मतलब कह रहे हैं कि सतुआन के आसपास ये पूरा सिस्टम हो सकता है, और राजनीति में क्या पहले पार्टी में उनका पदार्पण हो सकता है या फिर एमएलसी या कुछ और? देखिए, शुरुआत तो उनको संगठन में आकर के ही करना पड़ेगा। उनके लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पार्टी में उनके लिए जगह बनाई जाएगी, और पार्टी में जगह बनाने के बाद ही, चूंकि अभी वो किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, जो मेरी जानकारी है, अगर भीतर से पीछे पीछे होंगे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक वो किसी भी इस तरह के व्यवस्था के हिस्सा नहीं है, राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं है। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही है, अभी तक उन्होंने यही कहा है कि मेरे पिताजी की पार्टी है। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उनके मन में ये बात जरूर है कि मेरे पिताजी के बाद इस विरासत को कौन देखेगा। अंतिम सवाल, वो जब भी कैमरे पर आए हैं, ज़्यादा बार तो आए नहीं हैं, एक बार पहले मैंने लिया था और एक बार वो 17 तारीख को जो हुआ है वो, उससे पहले मैंने उनको 2015 में देखा था। 2015 में जो महागठबंधन की सरकार जो है बन रही थी, तो मीसा भारती के साथ वो पीछे पीछे उनके घूम रहे थे, और मीसा भारती उनको परिचय करा रही थी। मीसा भारती को भी अच्छी तरह से ये याद होगा कि उन्होंने ही परिचय कराया था जब मीडिया के लोग पूछ रहे थे। कई मीडिया वाले नहीं जानते थे, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं पब्लिक फ्रेम में। तो लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने साफ साफ बताया, मीसा भारती ने बताया कि ये हमारे अंकल, नीतीश अंकल के पुत्र हैं निशांत। हाँ, उन्होंने परिचय कराया था, और वो भी काफ़ी खुश थे, बड़ी दीदी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जो होना चाहिए एक व्यवहारिकता में, वो सारी बातें उन्होंने कही थी। वो आज तक, मैंने उस समय से लेकर के अब तक वो छवि और वो पिक्चर जो मैंने गांधी मैदान में देखा था, आज भी मेरे जहन में है। और तो मेरा इस पे ये सवाल था कि
वो उनसे जब भी ये पूछा जाता है, राजनीति वाला जो सवाल है हमने भी पूछा था, 17 तारीख को भी पूछा गया कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे, तो ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, इग्नोर कर जाते हैं सवाल को। इसके क्या मायने हैं बाबा? देखिए, चुप्पी का मतलब हाँ होता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यही कहा गया है कि अगर किसी बात पे आप चुप हैं तो उसका मतलब हाँ होता है। और बाकी तो हम लोग आगे की चीज़ जानते नहीं हैं। तो देखिए, ये कुछ चीज़ होता है मजबूरी भी। जैसे आप मान लेते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि एक विवाद चल रहा है हथुआ राज की संपत्ति का। जी जी जी। उनके परिवार के लोग नहीं हैं तब ना उस संपत्ति पर, बेतिया राज माफ कीजिएगा, बेतिया राज की संपत्ति पर। तो बेतिया राज की संपत्ति पर जो ये चल रहा है, अगर उनके परिवार के लोग होते और उस जमीन पर अपना कब्जा जमाए होते तो कोई दूसरा थोड़ा विवाद नहीं होता। चलिए, तो निश्चित रूप से यही स्थिति है कि अब नीतीश कुमार को ये सोचना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार यदि अपने आप को अमर करना रखना चाहते हैं तो ये तो उनको करना पड़ेगा। उनकी पार्टी को भी बचाना जरूरी है। और ये हम पहले भी बता चुके हैं। एक खबर आपको याद होगा कि हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ किया था, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके उत्तराधिकारी उसके परिवार के लोग नहीं रहे हैं, तो उस पार्टी का असर क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन केन प्रकार ना बाय हुक एंड क्रूक या फिर मजबूर होकर के नीतीश कुमार को यह मानना पड़ेगा कि निशांत को सामने ला करके वो लव कुश समीकरण को भी बचाएंगे, अपने वोट बैंक को भी बचाएंगे, अपनी पार्टी को भी बचाएंगे और अपनी कुर्सी के साथ साथ अपनी राजनीतिक लेगेसी को भी उनके सुपुर्द करना होगा। बिल्कुल बाबा, कल से जो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ हल्का सा कर देते। देखिए, उस कार्यक्रम का हम पूरा जानकारी तो आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको बस इतना ही बता दे रहे हैं कि एक कार्यक्रम हम ऐसा लेकर के आ रहे हैं जो आने वाला 2025 में बिहार के भविष्य को तय करने वाला है। क्या है, जैसे ही हम लेकर के कार्यक्रम आएंगे उसके बाद हम आपसे पूरा डिटेल्स में बताएंगे। थोड़ा सा तो इंतज़ार करना बनता है और थोड़ा सा आप लोगों से एक आग्रह भी करेंगे कि देखिए 10 लाख का परिवार हमारा बिल्कुल होने जा रहा है। जी जी। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बस हम 75,000 उससे कम है, 75,000 से भी कम है, करीब 73-74,000 के आसपास हम कम हैं। मैं डिटेल्स आपको बता ही देता हूं कि हमारा जो परिवार है वो भारत लाइव परिवार जो है वो कितने लोगों का है। इसको लेकर के हम लगातार आप लोगों से जुड़े हुए तो हैं ही। हम 9,26,961 यानी 9,27,000 हम हो चुके हैं। अब इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आप लोगों को आगे करना क्या है। यानी सिंपल सी बात है कि बिल्कुल हम लोग कभी कहते नहीं हैं, कभी जी, भारत लाइव पे दूसरे चैनलों पे देखते होंगे आप लोग, लेकिन हम लोग कभी कहते नहीं है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या इस तरह की कोई भी बातें हम लोग बाबा नहीं कहते हैं। लेकिन आज चूंकि बाबा का रिक्वेस्ट है, हम भी आपसे नहीं, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि देखिए 10 लाख परिवार में हम आ जाएंगे तो ये परिवार आपका है। और परिवार में भले ही बाल बच्चा 2 ये रखिए, लेकिन परिवार बड़ा रखिए। उन 2 के भी 2 बच्चे होने चाहिए, उन 2 के भी 2 बच्चे होने चाहिए। संयुक्त परिवार अच्छा लगता है। 10 लाख का परिवार जब तो बाबा VHP का, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल बयान आ गया कि सभी हिंदू परिवार को 3-3 बच्चे कम से कम तो रखने ही चाहिए। ये तो होते रहता है। चलिए, कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, सरकार कहती है कि एक ही बच्चे पर आप आकर के स्टॉप कीजिए। खैर वो अलग बात है। लेकिन हम जो हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज़्यादा के लोग हैं और बिहार में 14 करोड़ हैं, अभी तो बिहार के लोग भी पूरी तरह से नहीं शामिल हुए हैं। तो हम आग्रह आप लोगों से यही कहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को, देखिए आप हमें प्यार तो करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन इस प्यार को प्रदर्शित करना भी जरूरी होता है। प्यार अगर प्रदर्शित नहीं किया जाए तो उस प्यार को कहीं ना कहीं दीमक लग जाता है। और हम देखिए, हम तो लगातार आपके सामने आते जा रहे हैं। हम आपके साथ प्यार जो है, एक तरफा प्यार प्रदर्शित करने जाते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन, ये सोशल मीडिया जब से आया है सागर, तब से 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर हम कोई खबर गलत करते हैं या हमसे कोई आंकड़ों में मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं और आप हमको तुरंत छड़ी लेकर कितनी जागरूक है, जी बिल्कुल छड़ी लेकर के आप तैयार रहते हैं कि आपसे गलती कैसे हो गया बाबा, आप तो सर तो नहीं होना चाहिए था। हम स्वीकार करते हैं, देखिए ह्यूमन है हम, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हमारा परिवार 10 लाख का हो जाए। और ये अगर इस फरवरी में मैंने खरमास शुरू होने से पहले हो जाए तो हम लोग को थोड़ा सा और लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जिम्मेवारी आप दर्शकों की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि चैनल तो बहुत हैं बिहार में। सोशल मीडिया की बात करें तो बड़े बड़े मिलियन वाले लोग हैं, लेकिन भारत लाइव एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको केवल स्पेसिफिक पॉलिटिकल खबरें ही मिलती हैं। पॉलिटिकल
जो खबरें हैं, विश्लेषणात्मक जो खबरें हैं वो भारत लाइव पे देखेंगे। बाकी और भी जो खबरें होती हैं, अन्य जो विभाग होते हैं उनकी भी खबरें होती है, लेकिन हम प्रमुखता से पॉलिटिकल खबरें लेकर आते हैं और उसका विश्लेषण करके बाबा और हमारे जो संपादक है वो आपको बताते हैं। तो पॉलिटिकल खबरों के अगर आप शौकीन हैं, इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग शौकीन हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनको ये खबर जरूर शेयर करें। और कल से जो हमारा खास शो विधानसभा वाइज जो विश्लेषण होने वाला है 2025 महाभारत, उसको जरूर देखें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।